वेलकम टू इंस्पायर फिजिक्स क्लासेस फ्रेंड्स। दोस्तों आज हम आपके लिए फिर से लेकर के आ गए हैं फिजिक्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो दोस्तों आपकी खास करके नेवी एंड एयरफोर्स के एग्जामों में बार बार पूछे जाते हैं। यदि दोस्तों आप इन क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं तो आपको इन क्वेश्चनों में से आपके एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन अवश्य देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आप सभी क्वेश्चनों को जरूर से हल करें और देखते हैं आज के इन क्वेश्चनों में से हमारा पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि धातु के दो टुकड़े जल में डुबोने पर उन पर समान उत्प्लावन बल लगता है तो यानी दोस्तों आपको बताया गया है कि धातु के दोस्तों दो टुकड़े हैं, उनको यदि किसी जल में डुबोया जाता है तो उन पर समान उत्प्लावन बल लगता है, यानी ऊपर की जो उछाल बल है वो समान लगता है। वो किस कारण लगता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, यानी दोनों टुकड़ों के आयतन समान है तब। यानी दोस्तों यदि दोनों टुकड़ों के आयतन समान हो और उसको यदि किसी जल में डुबोया जाए या द्रव में डुबाया जाए तो उन पर समान उत्प्लावन बल लगेगा, क्योंकि दोस्तों उत्प्लावन बल का फॉर्मूला होता है वी रो और जी। तो दोस्तों हम देखते हैं कि जो बल है वो वी के समानुपाती होता है, आयतन के समानुपाती होता है। यदि दोनों टुकड़ों का आयतन समान है तो उन पर समान उत्प्लावन बल लगेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें है कि हेनरी बटे ओम को प्रदर्शित किया जा सकता है। दोस्तों आपको बताना है कि जो हेनरी बटे ओम है इनको आप किस यानी और किस मात्रक के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, यानी सेकेंड में। क्योंकि दोस्तों हेनरी बटे ओम हम जानते हैं हेनरी होता है वो प्रेरकत्व का मात्रक होता है और जो ओम होता है वो प्रतिरोध आर का मात्रक होता है। और दोस्तों ये एल अपॉन आर जो दोस्तों हमारा एल आर परिपथ होता है, इसके अंदर आपको पता होगा कि जो हमारी कोणीय आवर्ती होती है उसका एक फॉर्मूला ये भी होता है एल अपॉन आर। तो यहाँ से अपन जानते हैं कि एल अपॉन आर का मात्रक हो जाएगा हमारा सेकंड इनवर्स। तो हम अपन इसको उल्टा करेंगे यानी एल अपॉन आर करेंगे तो इसका मात्रक का मान निकल कर आ जाएगा सेकेंड। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। याद रखना जो एल अपॉन में आर होता है वो एल आर परिपथ में एक समय स्थिरांक होता है, तो इस वहाँ से इसको अपन सेकेंड भी कह सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या दिया हुआ है कि निम्न में से कौन घर्षण कम करने में प्रयुक्त नहीं होता। दोस्तों आपको बताना है कि दिए गए ऑप्शन में किसके द्वारा अपन दो सतहों के मध्य डालने पर घर्षण कम नहीं कर सकते। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, यानी कि दोस्तों जो मिट्टी होती है वो हमारी खुरदरी होती है, यदि अपन किसी दो सतह में डालेंगे तो दोस्तों वह घर्षण कम करने की बजाय घर्षण बढ़ जाएगा। और यदि दोस्तों तेल, ग्रेफाइट या बॉल बियरिंग इनके मध्य डाल देंगे तो दोस्तों हमारा जो घर्षण होगा वो कम हो जाएगा, इनकी दो सतहों के मध्य आसानी से उसको खिसकाया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको दिया गया है कि वह पदार्थ जो व्यवहारिक दृष्टि से प्रत्यास्थ उत्तर प्रभाव नहीं दर्शाता। यानी दोस्तों प्रत्यास्थ उत्तर प्रभाव क्या होता है? यानी दोस्तों मान लेते हैं कोई आपके पास कोई भी पदार्थ है, उस पर यदि अपन बल लगाएंगे तो दोस्तों इसकी आकृति में क्या होगा, चेंज हो जाएगा, यानी कि दोस्तों यह प्रत्यास्थ हो जाएगी। और जैसे ही दोस्तों इस पर यह फोर्स अपन हटा लेंगे तो यह आकृति यदि अपनी पूर्ण अवस्था धारण कर लेती है यानी पहली वाली आकृति धारण कर लेती है तो वह प्रत्यास्थ उत्तर प्रभाव दर्शाती है। यदि दोस्तों इसकी आकृति में कुछ डिफरेंस रह जाता है तो वह प्रत्यास्थ उत्तर प्रभाव नहीं दर्शाती। तो दोस्तों हमारी जो तांबा, रबर एवं स्टील होती हैं वो तीनों प्रत्यास्थ उत्तर प्रभाव को दर्शाती हैं, यानी पर यदि फोर्स लगाएंगे और हटाने के बाद यह फिर से अपनी पूर्ण अवस्था धारण कर लेती हैं। लेकिन दोस्तों जो क्वार्ट्ज होता है वो उत्तर प्रभाव नहीं दर्शाता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, यानी जो हमारा क्वार्ट्ज होता है वह प्रत्यास्थ उत्तर प्रभाव नहीं दर्शाता। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको पूछा गया है कि जो कैंडेला है वह किसका मात्रक है। दोस्तों याद रखना जो कैंडेला होता है वो ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। दोस्तों इसको नोट कर लें, जो ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है वो होता है कैंडेला। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया गया है कि यदि ताप बढ़ाया जाए तो प्रत्यास्थ गुणांकों का मान है, यानी दोस्तों कोई पदार्थ है उसका यदि अपन टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसका जो प्रत्यास्थ गुणांक है उसका मान घट जाएगा या बढ़ेगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, यानी टेम्परेचर बढ़ाने पर दोस्तों जो प्रत्यास्थ गुणांक का मान होता है वाई का, यानी कि वो हमारा क्या घट जाता है। दोस्तों क्यों घटता है? क्योंकि हम जानते हैं कि दोस्तों यदि कोई भी पदार्थ को अपन गर्म करेंगे तो इसके अणुओं के मध्य दोस्तों जो अंतराणुविक आकर्षण बल होता है उसका मान यानी कम हो जाता है, इनकी दोस्तों अंतराणुविक आकर्षण बल वीक हो जाता है टेम्परेचर के बढ़ाने पर, जिससे कि क्या है कि उसका प्रत्यास्थ गुणांक का मान भी घट जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला।
अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि किसी लकड़ी के गुटके को एक नत समतल पर खींचना उसे ऊर्ध्वाधर रूप से खींचने के आसान होता है क्यों। यानी दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको क्या बताना है कि दोस्तों को एक लकड़ी का गुटका है, यदि उसको अपन ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर खींचते हैं उनसे यानी कम यानी जो दोस्तों हमें कब आता है यानी जब इसको किसी नत तल पर खींचते हैं, यानी दोस्तों इस डायरेक्शन में खींचेंगे तो हमें आसानी होती है। दोस्तों क्यों होती है वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, यानी भार के थोड़े भाग को खींचना होता है। क्योंकि दोस्तों यदि अपन इसको ऊपर खींचेंगे तो यानी भार नीचे जाएगा mg और हमें पूरा भार यानी mg ऊपर उठाना होगा। यदि दोस्तों इसको यदि अपन नत तल पर खींचते हैं तो यहाँ पर दोस्तों हमारा नीचे की ओर इसका भार हो जाएगा mg। लेकिन यदि इसके दोस्तों इनको दो घटकों में विभाजित करेंगे तो इसका ये 36 घटक mg cos थीटा हो जाएगा और ये वाला घटक होगा दोस्तों इधर वो हमारा mg sin थीटा होगा। तो हम देखते हैं कि दोस्तों नत तल पर तो हमें mg sin थीटा ही खींच ऊपर यानी भार खींचना होता है, बल्कि ऊर्ध्वाधर रूप में हमें mg भार खींचना होता है, जो कि दोस्तों यानी mg sin थीटा कम होता है mg से। यानी दोस्तों अपन यदि नत तल पर खींचते हैं तो भार के थोड़े भाग को खींचना होता है यानी भार कम हो जाता है हमारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। दोस्तों कई बच्चे क्या करेंगे कि जी कम हो जाता है, डी वाला ऑप्शन राइट कर देंगे। दोस्तों जी कम नहीं होता है, यानी कि जी का मान हमेशा 9.8 रहता है, चाहे वो नत तल पर खींचे चाहे ऊर्ध्वाधर। जी का मान सेम होता है दोस्तों, कम होता है तो वो होता है भार। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा हमारा सी वाला। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या दिया हुआ है कि विस्फोट होने के पश्चात एक वस्तु दो असमान टुकड़ों में टूट जाती है तब दोनों टुकड़ों का संवेग आंतरिक रूप से समान होता है या हल्के भाग का संवेग अधिक होता है या भारी भाग का संवेग अधिक होता है, दोनों की गतिज ऊर्जा समान होगी। देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। यानी दोस्तों कोई बॉडी है यदि वो ब्रेकअप होती है उसका टू पार्ट पीस के अंदर, तो दोस्तों इन दोनों पीसों का जो मोमेंटम होगा यानी कि संवेग होगा उनका जो मान होगा वो इक्वल होगा यानी समान होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया हुआ है कि सरल विधि द्वारा धातु की ऊष्मा चालकता ज्ञात करने के प्रयोग में छड़ के अनुदिश ताप प्रवणता होती है। यानी दोस्तों आपको बताना है कि सरल विधि के अंदर यदि अपन किसी तार की चालकता ज्ञात करते हैं तो इस समय में आपको बताना है कि जो हमारी ये छड़ होती है सरल विधि के दौरान इसके अंदर जो टेम्परेचर की प्रवणता होती है, यानी दोस्तों टेम्परेचर यानी इतने भाग के टेम्परेचर इतने भाग के अंदर टेम्परेचर वो कितनी होती है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, यानी सभी बिंदुओं पर समान होता है। क्योंकि दोस्तों सरल विधि के अंदर जो हमारी छड़ होती है उसके दौरान सभी यानी पर समान टेम्परेचर होता है और टेम्परेचर का मान सभी जगह समान होने के कारण इसकी ताप प्रवणता भी सभी बिंदुओं पर समान होगी। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया हुआ है कि कोणीय संवेग अदिश राशि है, ध्रुवीय सदिश है या अक्षीय सदिश है। तो दोस्तों याद रखना जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो हमारा एक्सियल वेक्टर होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। यानी कि दोस्तों हमारा जो यदि कोई कण इस प्रकार से वर्तीय यानी पथ पर गति कर रहा है तो इसका जो कोणीय संवेग की डायरेक्शन होगी दोस्तों, यानी कि जिस अक्ष के सापेक्ष गति करता है यानी ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, इस अक्ष के डायरेक्शन में इसकी दिशा होती है। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, यानी यह एक अक्षीय सदिश होता है। यानी दोस्तों यदि कोई कण वर्तीय पथ पर गति कर रहा है तो इसकी डायरेक्शन ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर होगी अक्ष के अनुदिश। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया हुआ है आपको कि धातु की ऊष्मा चालकता निर्भर करती है। यानी दोस्तों हमारा किसी धातु का जो ऊष्मा चालकता गुणांक है वो किस पर निर्भर करेगा, यानी दोनों पार्श्वों के समांतर पर, पट्टिका के क्षेत्रफल पर या धातु की पट्टिका की मोटाई पर, धातु पट्टिका की मोटाई पर या धातु के पदार्थ पर। दोस्तों इसका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। यानी जो ऊष्मा चालकता गुणांक है वो केवल धातु के पदार्थ पर डिपेंड करता है। क्योंकि दोस्तों यह एक धातु का विशिष्ट गुण होता है। जैसे कि दोस्तों अपने जो विद्युत धारा वाले चैप्टर में पढ़ते हैं कि जो प्रतिरोधकता होती है वो केवल पदार्थ पर डिपेंड करती है, वो उसकी आकृति पर डिपेंड नहीं करती, क्योंकि यह उसका विशिष्ट गुण होता है। उसी प्रकार से ऊष्मा चालकता गुणांक है वो भी किसी पदार्थ का विशिष्ट गुण होता है, यानी यह पदार्थ पर निर्भर करती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। अब आपका 12वां क्वेश्चन है, इसमें है कि क्या दो समतापीय वक्र एक दूसरे को काटते हैं। यानी दोस्तों आपको बताना है कि जो हमारा समतापीय के प्रक्रम होता है उसके अंदर जो पीवी वक्र होता है इसको अपन बोलते हैं समतापीय वक्र। क्या ये एक दूसरे को यानी दो समतापीय वक्र काटेंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कभी नहीं।
क्योंकि दोस्तों यदि दो समतापीय वक्र एक दूसरे को काट रहे हैं, यानी दोस्तों ये T1 टेम्परेचर का ग्राफ है, ये T2 टेम्परेचर का ग्राफ है। यदि दोस्तों ये दोनों ग्राफ एक बिंदु पर काटेंगे तो यानी कि एक बिंदु पर यानी दोस्तों एक ही समय पर एक पदार्थ के दो टेम्परेचर होंगे, जो कि असंभव है। यानी दोस्तों हमारा कोई पदार्थ है, इसका एक ही समय पर दो टेम्परेचर नहीं हो सकते। यानी कि दोस्तों अपन नहीं कह सकते इसका टेम्परेचर 7 भी है और 10 भी है। यानी कि एक समय में केवल एक ही टेम्परेचर होता है। तो इस कारण जो दो ग्राफ हैं वो एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है कि गैस के रुद्धोष्म परिवर्तन में किया गया कार्य सिर्फ निर्भर करता है। यानी दोस्तों हमारा जो एडियाबेटिक चेंज होता है उसके अंदर जो वर्क डन होता है वो आपको बताना है कि किस पर डिपेंड करेगा, चेंज इन प्रेशर पर, चेंज इन वॉल्यूम या चेंज इन टेम्परेचर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। यानी दोस्तों जो रुद्धोष्म परिवर्तन होता है जिस प्रक्रम के अंदर ऊष्मा का मान नियत रहता है उसके अंदर हम जानते हैं जो किया गया फॉर्मूला दोस्तों आपको याद रखना होगा वो होता है म्यू आर कोष्टक में T1 माइनस के T2 अपॉन में गामा माइनस के 1 होता है। तो दोस्तों यहाँ से अपन देखते हैं कि जो किया गया कार्य है वो केवल टेम्परेचर परिवर्तन पर डिपेंड करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, यानी ताप परिवर्तन पर रुद्धोष्म परिवर्तन के अंदर जो किया गया कार्य है वो केवल ताप परिवर्तन पर निर्भर करता है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का 14वां क्वेश्चन में क्या दिया हुआ आपको कि जल में तैरती किसी नाव में स्टील की कुछ गेंदें रखी हैं, तो किसी गेंद यानी कि एक एक करके गेंद जल में फेंकी जाती हैं तो जल स्तर, यानी दोस्तों आपको क्या दिया, आपको कोई जल है उसके अंदर दोस्तों कोई नाव है, उसके अंदर दोस्तों स्टील की गेंदें रखी हैं, उनको एक एक करके दोस्तों नाव में फेंक दिया जाता है। तो आपको बताना है कि जो जल स्तर होगा वो अपरिवर्तित रहेगा, बढ़ जाएगा या घट जाएगा। तो दोस्तों याद रखना इस क्वेश्चन अधूरा है, यानी कि जल स्तर आपको बताना होगा किसके सापेक्ष बढ़ेगा। तो यानी कि दोस्तों अपने एक एक गेंद को इसमें डाल देंगे तो दोस्तों हमारा जो मेन यानी कि जल का स्तर होगा वो तो अपरिवर्तित रहेगा, क्योंकि यानी कि जो स्टील है वो पहले नाव में थी तो यानी कि ज़्यादा नाव डूबी रहती थी। लेकिन यदि यानी गेंदों को अपन बाहर फेंक देंगे तो ये नाव हमारी कुछ ऊपर उड़ जाएगी, यानी कि जल का स्तर तो वही रहेगा। लेकिन यदि नाव के सापेक्ष जल स्तर पूछा जाए, यानी कि दोस्तों पहले नाव अधिक डूबी हुई थी और अब थोड़ी बाहर आ जाएगी, यानी कि नाव के सापेक्ष जल का स्तर नीचे चला जाएगा। तो इस प्रकार से किस कंडीशन में पूछा जाए तो दोस्तों ये दोनों राइट आंसर हो सकते हैं। यानी कि जल का स्तर आपको पूछा जा रहा है, केवल जल का स्तर वो तो अपरिवर्तित रहेगा। यदि नाव के सापेक्ष पूछा जाता है, इनकी दोस्तों हमारी नाव में पहले गेंदें थी, अब वो बाहर आ गई है, इनकी इसका वजन कम हो गया है, ये थोड़ी ऊपर उठ जाएगी, तो उस कंडीशन में जल स्तर होगा वो नाव के सापेक्ष नीचे चला जाएगा। तो देखेंगे दोस्तों ये क्वेश्चन अभी अधूरा है तो इसके बारे में अपन कुछ भी नहीं कह सकते। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का अंतिम क्वेश्चन है। इसमें क्या कहा गया है कि यदि दो बलों के परिणामी बड़े बल के परिणाम से कम हो तो दोनों बल अनिवार्य रूप से, यानी दोस्तों आपको कहा गया है कि कोई दो बल हैं उनका जो परिणामी हो जाएगा दोस्तों वो जाएगा हमारा F1 का स्क्वायर F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। यानी कि दोस्तों ये जो इसका परिणामी है वो इसके बड़े वाला बल है, यानी कि दोस्तों मान लेते हैं कि F2 बड़ा है, उससे क्या है कि दोस्तों छोटा है, यानी कि इससे छोटा है। तो आपको बताना है कि वे परिणाम तथा दिशा में अलग अलग होंगे, एक दूसरे के लंबवत होंगे, या परिणाम में बहुत छोटे होंगे या विपरीत दिशा में होंगे। यानी दोस्तों इसको अब में इससे कम करना है तो इस डायरेक्शन में अनिवार्य रूप से दोस्तों विपरीत दिशा में होंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, क्योंकि यदि दोस्तों ये विपरीत दिशा में होंगे 180 का मान रखेंगे तभी हमारा दोस्तों कोस्ट थीटा का मान नेगेटिव होगा और मैक्सिमम होगा। यानी कोस्ट थीटा का मान यदि मैक्सिमम नेगेटिव करेंगे तो ये चिन्ह हमारा माइनस को जाएगा, फिर ये इधर जो हमारी इक्वेशन बन जाएगी वो F1 F2 का स्क्वायर F2 माइनस F1 का होल स्क्वायर है, यानी कि दोस्तों जो कि F2 के स्क्वायर से हमारा कम हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो कंप्लीट होता है। ये आज के 15 क्वेश्चन आपको कैसे लगे दोस्तों आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि दोस्तों ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हों तो आप वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें दोस्तों, हमारा सपोर्ट करें, जिससे कि हम आपकी एग्ज़ाम तक रेगुलर ऐसे ही क्वेश्चन लाते रहें। तो दोस्तों आपको कुछ भी नहीं है, यानी कि केवल आप 2 बच्चों को इस वीडियो को शेयर करें, जिससे कि दोस्तों आपकी रेगुलर क्लासें हो सकें। जय हिंद दोस्तों।